हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की हमारी वीडियो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के वीडियो में हम 14वां मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट क्रिएट करा आपके लिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस मॉक टेस्ट के अंदर 30+ स्कोर करते हो, विच मीन्स आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। 101% में लिख के दे सकता हूँ कि CBT 1 आपका क्लियर होगा, बट शर्त है कि इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको 30+ स्कोर करना है। देखो, 20 वीडियो की हमारी ये सीरीज है। 20 मॉक टेस्ट लगाएंगे हम एग्जाम से पहले। डेली सुबह 7:30 बजे एग्जाम तक हम ये मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आपको एक भी मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। हर एक मॉक टेस्ट आपको अपनी गलती बताएगा। सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आप अपने स्कोर को लगभग 25 से 30% यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट लास्ट तक टिकेगा, मतलब लास्ट मॉक टेस्ट तक मेरे साथ जाएगा, 100% वो एग्जाम को क्रैक करेगा। इससे पहले हम देखो 13 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। अगर आपने वो मॉक टेस्ट नहीं लगाएं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप प्रीवियस मॉक टेस्ट को भी लगा सकते हैं। लास्ट में टेस्ट लगाने के बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है इस टेस्ट को लगाने के लिए। पहले एक बार जल्दी से हम वो कवर कर लेते हैं, फिर हम टेस्ट की तरफ चलेंगे। पहला, सीरियस बनो। बिस्तर पर लेटे हो तो उठ जाओ। हमको बैठना है टेबल कुर्सी पर, ठीक है। कोई भी टाइम पास वीडियो नहीं होगा, तुम्हारा रियल प्रैक्टिस टेस्ट है, क्योंकि जिस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे उसी तरीके से पेपर में परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पहला चीज़ समझ में आ गया, हमको बिस्तर पर लेटे लेटे वीडियो नहीं देखना है। टेबल कुर्सी पकड़ लो, टेबल कुर्सी पर बैठकर हमको ये वीडियो कंप्लीट करना है, ये टेस्ट लगाना है। दूसरा रूल ये है कि 1 से 40 तक कॉपी के अंदर एक नंबरिंग कर लो। जो भी आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको यहाँ पर टिक करते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन अगर सही होता है तो टिक कर दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो गलत करना है, तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है तो सही करना है टिक हमको, ठीक है। लास्ट में हम पूरा स्कोर देखेंगे हमारा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ आपके लिए टारगेट भी रखा है। अगर आप 30+ स्कोर कर लेते हो, विच मीन्स एनटीपीसी CBT 1 आपका लगभग निकल ही गया है। अगर आपका स्कोर 25 से 30 के बीच में है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, तो जो गलती हो रही है उसको पहचानो और प्रैक्टिस करो। और 25 से अगर कम स्कोर आ रहा है आपका तो घबराना नहीं है, अभी भी समय है। अच्छे से रिवीजन करो। जो मैंने आपको 10,000 एनटीपीसी के 1 लाइनर दिए हैं उनको पढ़ो। यूट्यूब के ऊपर जो मेरी GS की मास्टर सीरीज चल रही है एनटीपीसी की, उसको फॉलो करो। आपका स्कोर 30+ हो जाएगा। तीसरा रूल है, एक बार में आपको पूरा टेस्ट लगाना है। टुकड़ों टुकड़ों में मत बांट देना इसको कि 10 क्वेश्चन तो हमने सुबह लगा लिए, 15 क्वेश्चन शाम को लगा लिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। जैसा एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, वैसे ही पूरा मॉक टेस्ट लगाना है, एक बार में, बिना रुके, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ में। क्लियर? चौथा रूल है, आखिरी रूल, मैं हर एक क्वेश्चन को क्लियर पढ़ूंगा ऑप्शन के साथ में, फिर आपको 5 सेकेंड मिलेंगे। 5 सेकेंड में आपको अपना फाइनल आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से न सिर्फ प्रैक्टिस होगी बल्कि हर सवाल के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, अगर इस पूरे टेस्ट का आपको बाद में प्रैक्टिस करना है तो जो 10,000 1 लाइनर मैंने GS के दिए हैं आपको एनटीपीसी के लिए, 29 रुपीज़ का पैकेज है वो। इसी पैकेज में ये 20 वीडियो टेस्ट आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आप इस टेस्ट के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने 29 रुपीज़ वाला अगर वो GS का पैकेज नहीं लिया है 10,000 1 लाइनर का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा। इसमें कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर है, इसमें जाओगे वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी स्टार्ट करने से पहले। अब हम टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 पार्ट 17 किससे संबंधित है? इलेक्शन, ऑफिशियल लैंग्वेज, पंचायत या फंडामेंटल राइट्स? तो भाग 17 संविधान का वो भाग है जो ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा से संबंधित है। ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक कवर करता है। इसमें बताया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच किस लैंग्वेज का यूज होगा, खास करके ऑफिशियल काम के लिए। तो ऑफिशियल लैंग्वेज बी आंसर। मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? मिजोरम, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो सही उत्तर है इसका झारखंड। मुंडारी डांस झारखंड राज्य के मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है। यह नृत्य खास करके फसल कटाई त्योहारों और सामाजिक समारोह में किया जाता है। पुरुष और महिलाएं मिलकर समूह में नृत्य करते हैं, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। यह नृत्य जनजाति संस्कृति, प्रकृति प्रेम और सामाजिक एकता को दर्शाता है। तो मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है? झारखंड, डी आंसर।
कोई व्यक्ति बिना राज्य विधायिका का सदस्य बने कितने समय तक मंत्री रह सकता है? 15 दिन, 6 महीने, 1 साल या 2 महीने? तो कितने समय तक मंत्री रह सकता है वो? 6 मंथ तक। हमारे संविधान का अनुच्छेद 164(4) के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है और उसे मिनिस्टर बनाया गया है तो वो 6 महीने तक ऑफिस में रह सकता है। इस टाइम पीरियड के अंदर उसे विधायिका का सदस्य बनना जरूरी होता है, वरना उसे रिजाइन करना पड़ता है। तो 6 मंथ। 1 वर्ष में स्वराज, ये नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या गोलमेज सम्मेलन के समय? तो 1 वर्ष में स्वराज, ये नारा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते समय दिया था। कब दिया था? 1920 असहयोग आंदोलन के समय। तो यहां पर बी आंसर। भारत में कर्नाटक संगीत का जनक किसे माना जाता है? गोपाल, पुरंदरदास, कृष्ण भारती या नारायण तीर्थ? तो पुरंदरदास को दक्षिण भारत के कर्नाटिक म्यूजिक का पितामह यानी फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक कहा जाता है। उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में कर्नाटिक म्यूजिक को एक व्यवस्थित रूप दिया और बेसिक लेसन्स, राग्स और कंपोजिशंस का निर्माण किया ताकि कोई भी व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप संगीत सीख सके। उनकी रचनाओं में भक्ति, नैतिकता और सामाजिक संदेश भी होते हैं। यहाँ पर पुरंदरदास बी आंसर करेक्ट होगा। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, 60 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 13 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 11 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो भारत का अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें, मतलब जिनके बीच में हमारी मुख्य भूमि फैली हुई है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ कन्याकुमारी तमिलनाडु से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ जम्मू और कश्मीर तक। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना लंबा विस्तार होने की वजह से देश में क्लाइमेटिक और कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। भारत के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है। उसका अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों उत्तर और दक्षिण में बांटती हैं। यहाँ पर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तलविंद सिंह किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला, बांसुरी, वीणा या शहनाई? तो तलविंद सिंह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इंडियन म्यूजिशियन है जो तबला वादन में माहिर हैं। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का फ्यूजन करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी अनोखी शैली को एशियन अंडरग्राउंड संगीत मूवमेंट के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें तबला और इलेक्ट्रॉनिक बीट का मेल होता है। तलविंद सिंह को उनके एल्बम ओके के लिए मर्क्यूरी म्यूजिक प्राइज भी मिल चुका है। तो यहाँ पर तबला वादक, ए आंसर। इनमें से वह विशेष आदेश कौन सा है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? ऑप्शन है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरारी या को वारंटो। तो कौन सा विशेष आदेश? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। इसका यूज तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया हो। ये रीट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के तहत इशू की जाती हैं। कोर्ट आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत अदालत में पेश किया जाए। अगर अदालत को लगे कि गिरफ्तारी गैरकानूनी है तो उस व्यक्ति की तुरंत रिहाई का आदेश दे सकती है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय? तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी शुरुआती योगदान के लिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया, जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को दर्शाता है। तो किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी, सी आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों के लिए इक्वल जस्टिस, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देता है? आर्टिकल 32A, 48A, 39A या 43A?
तो आर्टिकल 39A संविधान का वो हिस्सा है जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को प्रमोट करता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSP के तहत आता है। इसका मेन मकसद ये है कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन उसकी जस्टिस तक पहुंचने में रुकावट ना बने। यह आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए जोड़ा गया था। इसका मतलब कानून सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो। तो आर्टिकल 39A। अगला है थेरीगाता, एक बौद्ध ग्रंथ है जो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश या विनय पिटक? तो थेरीगाता एक बौद्ध ग्रंथ है जो महिला भिक्षु द्वारा लिखे गए छंदों का एक संग्रह है। यह सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें कुल 15 छोटे ग्रंथ शामिल होते हैं। इसमें कुल 73 महिला भिक्षुकों के 522 छंद शामिल हैं, जो उनके आध्यात्मिक अनुभवों और संघर्षों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर बी सुत्त पिटक। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हसरत मोहानी, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय? तो किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1921 में इन्होंने दिया था। बाद में ये नारा भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का प्रतीक बन गया और स्वतंत्रता आंदोलन में जोश भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो बी आंसर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई का अपने पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल के बीच में हमको यहाँ पर क्रम डिसाइड करना है। तो भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से कुछ के साथ सीमाएं बहुत ही लंबी हैं। असेंडिंग ऑर्डर में बात करें बढ़ते हुए क्रम में, तो सीमाओं की लंबाई इस प्रकार होगी कि नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, इनमें अगर बात करें तो सबसे कम नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, उसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर, एंड देन बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है भारत 4096 किलोमीटर। तो सीक्वेंस क्या होगा बढ़ते क्रम में देखना है तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और फिर बांग्लादेश, जो कि बी वाले ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? नूरजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया सुल्तान? तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक मशहूर ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। ये जगह पहले एक संस्कृत मठ सरस्वती मंदिर थी, जिसे चौहान वंश के राजा विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। आज भी इसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक, ललित विग्रहराज जैसी रचनाओं की पंक्तियां दिखाई देती हैं। तो किसने निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐतिहासिक महत्व क्या है? ऑप्शन ए राजनीति में धर्म के इस्तेमाल को समाप्त करना, देश से अस्पृश्यता को खत्म करना, तीसरा है यह सुनिश्चित करना कि स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार किसी भी हालत में छीना नहीं जा सकता, और चौथा ऑप्शन है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। तो केशवानंद भारती केस 1973 भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन वो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना को बदल नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी चीजें छेड़ी नहीं जा सकती। ये डॉक्ट्रिन संविधान को अत्यधिक संशोधन से बचाता है और इसके कोर वैल्यू की रक्षा भी करता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। अगला है वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन या भारत? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन अक्टूबर 2024 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। यह इस समिट का 10वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, टैबलेट, पीसी और पीडीएफ के साथ आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला एक पेन जैसा उपकरण है? माउस, जॉयस्टिक, स्टाइलस या स्कैनर? तो इसे क्या कहा जाता है? स्टाइलस कहा जाता है। एक पेन लाइक इनपुट डिवाइस है जो टैबलेट, पीसी और टच स्क्रीन डिवाइस के साथ कॉमनली यूज़ की जाती है। इसका यूज़ स्क्रीन पर लिखने, ड्राइंग करने और टच जेस्चर को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर, स्टाइलस। नेक्स्ट है,
बिना अनुमति के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद एक सांसद अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन, 30 दिन, 50 दिन या 20 दिन? तो आर्टिकल 101(4) के अनुसार अगर कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार 60 दिनों तक संसद की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। ये नियम दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा पर लागू होता है। अंतिम निर्णय का अधिकार जो होता है वो लोकसभा के लिए स्पीकर के पास होता है और राज्यसभा के लिए चेयरमैन के पास होता है। तो 60 डेज। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह, अनामिका मिश्रा, ज्योति रंधावा या नीलिमा शर्मा? तो मोहना सिंह ने हाल ही में इतिहास रचते हुए स्वदेशी तेजस फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल किया है, जिससे इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन और भी मजबूत हुई है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह ए आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था? भारत को डोमिनियन का दर्जा, भारतीय संविधान की रूपरेखा के लिए एक निर्वाचित घटक विधानसभा, भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी या गवर्नर जनरल की शक्तियां बराबर रहेगी? तो क्रिप्स मिशन 1942 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था ताकि भारतीय नेताओं को युद्ध में सहयोग करने के लिए मनाया जा सके। इस प्रस्ताव में क्या शामिल था? भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, एक निर्वाचित विधानसभा बनेगी जो भारत का संविधान बनाएगी, जब तक संविधान लागू नहीं होता तब तक भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में रहेगी। लेकिन यह प्रस्ताव नहीं था कि गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां बरकरार रहेगी, बल्कि क्रिप्स मिशन में यह संकेत था कि स्वतंत्र भारत के पास खुद का संविधान, अपनी सत्ता और शासन प्रणाली होगी। इसलिए गवर्नर जनरल की पावर फ्यूचर में वैसी नहीं रहेगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। यहाँ पर आगे बढ़े, 20 सेकंड के अंदर जल्दी से मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। लास्ट टाइम के लिए एनटीपीसी का कंप्लीट पैकेज हमने आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग तीनों की यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगी इस पैकेज के अंदर। मैथ्स के टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ई बुक मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ में, ऐसे रीजनिंग की भी मिल जाएगी। एंड जीएस के आपको यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन के लिए 1 लाइनर दिए गए हैं। तो 64 रुपीज़ का पैकेज है मात्र, ये आप ले सकते हैं इसको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें जाएंगे तो ये पैकेज आपको मिल जाएगा। इसमें डेली एक मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव या लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जो सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से सिर्फ 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। इसलिए सबसे छोटा यूटी कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगला है, जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1942, 1938, 1940 या 1939? तो आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में बर्लिन, जर्मनी में की थी। इसका मकसद था ब्रिटिश रूल के खिलाफ प्रचार करना और भारतीयों में आज़ादी के लिए जोश भरना। इस रेडियो का पहला प्रसारण जनवरी 1942 को हुआ था और अक्टूबर 1942 को बोस ने इसी रेडियो से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। तो 1942। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग क्या होता है? सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पैडलॉक का रंग क्या होता है? येलो, ग्रीन, ब्लू या रेड? तो जब आप किसी वेबसाइट के यूआरएल में HTTPS देखते हैं और एक पैडलॉक आइकन दिखाई देता है, तो ये साइट का SSL TLS सर्टिफिकेट वैलिड होने का संकेत होता है। जब साइट सुरक्षित होती है तो यूआरएल में HTTPS होता है, पैडलॉक आइकन हरा होता है या फिर साफ दिखाई देता है। हालांकि कई ब्राउज़र में अब सिर्फ पैडलॉक होता है, हरा रंग पहले दिखाई देता था। बेसिकली ये दर्शाता है कि साइट पर डेटा ट्रांसमिशन जो है इनक्रिप्टेड है और सुरक्षित है। तो ग्रीन, बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? समांथा हार्वे, रेचल कुशनर, यायल वेन डेर या शार्लोट वुड? तो ब्रिटिश लेखिका
सामंता हॉर्वे ने अपने पहले उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज जीता है। ये उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 24 घंटे की अवधि में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभवों को दर्शाता है। यहाँ पर ए आंसर सामंता हॉर्वे। अगला आता है क्वेश्चन, भारत में वर्तमान SLR रेट क्या है? 16%, 18%, 20% या 22%? तो SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वह अनुपात होता है जो बैंक को अपनी कुल जमा राशि में से कुछ हिस्सा सरकारी बॉन्ड, सोना या फिर अप्रूव्ड सिक्योरिटी में रखना होता है। ये RBI का एक और मॉनेटरी टूल है बेसिकली, जिससे बैंक की लिक्विडिटी पर कंट्रोल रखा जाता है। अभी 2024 के अनुसार अगर हम बात करें तो SLR जो है वो 18% है, लेकिन ये समय समय पर RBI द्वारा बदला जा सकता है। तो अभी करंटली 18%, बी आंसर। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, इसीलिए इसे एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी बात करें तो राज्य में 10 से ज़्यादा ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे हैं। कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सभी कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश के। तो सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर, लॉर्ड वेलेजली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? एक एक करके देखते हैं। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में गोरखा युद्ध हुआ था जिसे एंग्लो नेपाल वॉर कहा गया, बिल्कुल सही। लॉर्ड वेलेजली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये युद्ध टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था, इसी में टीपू सुल्तान जो है मारा गया था, ये पॉइंट भी सही है। फोर्थ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये गलत है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? मोनोपोलीज रिजर्वेशन ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, मनी रिजर्वेशन ट्रेड पॉलिसी एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट या फिर मनी रिजर्वेशन ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट? तो MRTP एक्ट 1969 का मकसद था कि कोई भी बड़ी कंपनी मार्केट में मोनोपोली ना बना सके। इसका काम था अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना और हेल्दी कंपटीशन बनाए रखना। इस एक्ट को अब हटा दिया गया है, इसकी जगह पर कंपटीशन एक्ट 2002 लागू है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI आज इस काम को देखता है। तो यहाँ पर MRTP का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट, सी आंसर। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा करी है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या फ्रांस? तो ऑस्ट्रेलिया ने एक नया कानून पास किया है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का यूज बैन कर दिया गया है। ये कानून दिसंबर 2025 से लागू होगा और ये दुनिया का पहला ऐसा कानून है जो बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर इतना सख्त कदम उठा रहा है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। दूसरा है अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो कौन से कथन सही हैं? दोनों कथन सही हैं, पहला और दूसरा। यहाँ पर ए आंसर करेक्ट होगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का सही क्रम क्या है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और नर्मदा को लेकर यहाँ पर हमको डिसाइड करना है। तो गोदावरी नदी अगर हम देखें प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उसके बाद कृष्णा नदी आती है 1400 किलोमीटर, फिर नर्मदा नदी आती है 1312 किलोमीटर और फिर कावेरी नदी 800 किलोमीटर, सबसे छोटी इन चारों में। तो अगर आप सी वाला ऑप्शन देखोगे तो क्लियर समझ में आ रहा है हमको, कावेरी यहाँ पर लेंथ वाइज सबसे छोटी, जो कि सिर्फ सी वाले ऑप्शन में। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी। पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? अनीता कुमारी, नेहा सागवान, प्रीति पाल या ज्योति कुमारी?
तो प्रीति पाल पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने पेरिस 2024 पैरालंपिक में वुमेन्स 100 मीटर T35, 200 मीटर T35 में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। तो प्रीति पाल। सी आंसर। निम्नलिखित में से बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र कौन सा है? तो बेरियम पेरोक्साइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? BaO2। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। बेरियम पेरोक्साइड का उपयोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में। यह ऑक्सीजन गैस रिलीज करने में सक्षम होता है जब इसे हीट किया जाए। तो BaO2 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन। सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेटिंग एंड रीचिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या साउंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रीचिंग? तो सही आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी और दिशा जानने के लिए किया जाता है। ये कैसे काम करता है? तो जहाज या पनडुब्बी से पानी में ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स भेजी जाती हैं। ये तरंगे जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती हैं तो उस समय को मापकर दूरी और दिशा का पता लगाया जाता है। तो सोनार किस टेक्निक पे काम करता है? रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स यानी वापस लौटने वाली ध्वनि तरंगों पर। यह भी क्लियर रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला है, चर्चा में रही केरल सरकार द्वारा गठित के हेमा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म उद्योग, पर्यावरण, शिक्षा या खेल? तो केरल सरकार ने के हेमा समिति बनाई थी ताकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वर्क प्लेस पर इनसिक्योरिटी जैसे मुद्दों की जांच और सुधार किया जा सके। ये केरल सरकार द्वारा गठित एक सलाहकार समिति थी। यह समिति केरल उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली थी, इसलिए इसे हेमा समिति के नाम से जाना जाता है। तो किस क्षेत्र से संबंधित थी ये? फिल्म उद्योग, फिल्म इंडस्ट्री। ए आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा या चॉक? तो करेक्ट आंसर है इसका कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को आमतौर पर कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका उपयोग साबुन, कागज और ड्रेनेज क्लीनर बनाने में किया जाता है। तो सी आंसर। इनमें से कौन सा ऊतक टिश्यू त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू? तो एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक शरीर में त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह फैट जमा करके ऊर्जा को स्टोर करता है और बॉडी इंसुलेशन भी प्रदान करता है। तो ए आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की? एम्स पटना, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश या एम्स न्यू दिल्ली? तो कहां से करिए? एम्स ऋषिकेश से। सी आंसर। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन, एथेनॉल, फास्फोरस या टेफ्लॉन? तो करेक्ट आंसर है क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग पानी में बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है। ये एक सामान्य डिसइंफेक्टेंट है जो ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल को साफ रखने में मदद करता है। तो क्लोरीन ए आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? स्वर्णरेखा, महानदी, मांडवी, गोदावरी और माही। ये 5 नदियां हमको दे रखी है। कौन सी नदियां इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो देखिए, स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकलती हैं और ओडिशा और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो स्वर्णरेखा तो होगा बिल्कुल सही। महानदी की बात करें, छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, ओडिशा में एक बड़ा डेल्टा बनाकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं, ये भी होगा। मांडवी की बात करें, गोवा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, अरब सागर में गिरती हैं, तो ये तो नहीं होगा। गोदावरी की बात करें, महाराष्ट्र से निकलती हैं और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, तो चौथा भी है। माही की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? स्वर्णरेखा, महानदी और गोदावरी। तो 1, 2, 4 सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल सही करे होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने 1000 अगर वन लाइनर को ध्यान से पढ़ा होगा और जो भी मैंने क्वेश्चंस अभी यूट्यूब पे सॉल्व कराए मास्टर वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत, उन्होंने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लिए होंगे। अब आपको करना ये है कि जो भी आपका स्कोर आया है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पता चलेगा इससे कि आपका स्कोर क्या चल रहा है, और अपने साथ ईमानदार रहिएगा। जो भी आपका फाइनल स्कोर है वही कमेंट करिएगा, जिससे आप नेक्स्ट टाइम अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सके। अपनी गलती को पहचानो, एनालिसिस करो कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, उसको रिवाइज करो, एंड ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में काम आएगी। आपके एग्ज़ाम के स्कोर को 25 से 30% बढ़ाएगी। एनटीपीसी को लेकर 20 वीडियो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब पर। बेटर होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा रखें। एनटीपीसी के लिए अगर जीएस को लेकर अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो जीएस का मैंने बहुत अच्छा सॉल्यूशन बना रखा है आपके लिए। देखिए, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने आपको जीएस के लिए फ्रेंड्स 10,000 वन लाइनर दे रखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और ऐसे क्वेश्चन भी है जो एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने उसको आपके लिए प्लान कर रखा है। इसके अलावा जो हम ये 20 वीडियो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी मैंने इसी पैकेज में, जो अपना 10,000 वन लाइनर वाला पैकेज है जीएस का, इसी में मॉक टेस्ट डाल दिए हैं। आप इसकी वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अलग से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 10,000 जीएस के वन लाइनर वाला पैकेज ले लो। 29 रुपीज़ प्राइस है इसकी मात्र। प्रिंट आउट ले लेना, 30-40 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा आपका। अच्छे से रिवीजन करते रहो। कहाँ से लोगे आप ये? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, यहाँ से भी आप इस पैकेज को ले सकते हो। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स वाला एक फोल्डर है, जिसमें जाओगे तो कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, इसमें आपको मिल जाएगा। ऊपर ही ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक कर इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।